जय हिंद दोस्तों स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानदेव होस्ट में। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन यानी कि HSSC कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी कि CET ऑनलाइन फॉर्म 2022 के बारे में कि कैसे बेसिकली आपको CET 2022 के लिए रजिस्ट्रेशन करना है। ये रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस कैसा रहेगा उसके बारे में मैं आपको एक एक करके अच्छे से डिटेल में जानकारी दूंगा ताकि आपसे कोई भी मिस्टेक न हो, क्योंकि ये एक ऐसा रजिस्ट्रेशन है अगर आपने इसमें कोई मिस्टेक कर दी तो फिर जब आप आगे फॉर्म भरेंगे तो वहां पर भी वो मिस्टेक आएगी और आप उसको सही भी नहीं कर पाएंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों यहां पर मैं आपको रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस बताने से पहले बता दूं कि आज की डेट जो कि 13 जनवरी 2022 है, इस डेट में हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ने 2018 से लेकर के अभी तक जितनी भी वैकेंसी निकाली थी वो सभी की सभी रद्द कर दी गई है। जी हाँ, आपने सही सुना, आपकी भर्ती रद्द हो चुकी है। आप यहां पर ये उसी का नोटिस इस वीडियो के अंदर देख पा रहे हो जिसमें कि आपकी पटवारी, कनाल पटवारी, ग्राम सचिव ये भी पोस्ट रखी गई है। टोटल जो वैकेंसी होती है इन सभी वैकेंसी को मिलाकर के जो कि निकाली गई थी वो आपकी 5321 है। अब आपको ये कहा गया है कि ये जो भर्ती है वो जो कंडक्ट कराई जाएगी ये आपकी कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी कि CET के द्वारा कराई जाएगी। यानी कि अगर आपने अभी तक कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी कि SSC CET OTR रजिस्ट्रेशन नहीं किया तो कर लीजिए। अभी भी आपका पोर्टल एक्टिव है, आप लोग अभी भी यहाँ पर रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। आपको यहाँ पर जैसे आप वेबसाइट ओपन करेंगे तो ये कहा जाएगा कि लास्ट डेट आपकी बढ़ाई जा चुकी है, बट आपको ये नहीं बताया कि कब तक बढ़ाई गई है यानी कि कितना टाइम दिया है। ये है कि आप अभी भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं, जब आपकी लास्ट डेट आ जाएगी तो आपको मालूम चल जाएगा। तो दोस्तों मैं आपसे यही कह रहा हूं कि अगर आपने अभी तक इस वेबसाइट के ऊपर रजिस्ट्रेशन नहीं किया तो कर लीजिए, क्योंकि आप लोग आगे ये जो भर्ती निकलेगी दोबारा से इनमें तभी अप्लाई कर पाएंगे जब आपने CET के ऊपर रजिस्ट्रेशन किया हो और आपने CET क्वालिफाई किया हो। तो चलिए अब मैं आपको बताता हूं कि कैसे आपको इसमें रजिस्ट्रेशन करना है। तो यहाँ पर दोस्तों ये वेबसाइट का लिंक आपको मैं हमारी वेबसाइट के ऊपर देने वाला हूँ। ये लिंक आप ओपन करेंगे तो आपके सामने जो HSSC CET है इसके बारे में जानकारी जानने को मिलेगी। इसमें कैंडिडेट ऑल इंडिया से अप्लाई कर सकते हैं, 10वीं 12वीं चाहे आपकी कोई सी भी क्वालिफिकेशन है आप इसमें आराम से अप्लाई कर पाएंगे। तो आपको यहाँ पर जानकारी चेक करते हुए नीचे आना है और CET अप्लाई ऑनलाइन के ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा। अब आपको यहाँ पर आपका जो नंबर आप रजिस्टर करना चाहते हो वो नंबर डालना है, फिर ये कैप्चा कोड यहाँ पर फिल करना है और फिल करने के बाद लॉगिन के ऊपर क्लिक करना है। लॉगिन के ऊपर क्लिक करने के बाद आपके इस नंबर पर एक OTP जाएगा, वो OTP डाल करके जैसे आप वेरीफाई करेंगे तो आप यहाँ पर लॉगिन हो जाओगे। लॉगिन होने के बाद यहाँ पर आपके सामने इंस्ट्रक्शंस आएंगे, आपको इनको रीड करके यहाँ पर आई एग्री के ऊपर क्लिक करना है और फिर आपको यहाँ पर नीचे सबमिट करना है। सबमिट करने के बाद यहाँ पर दोस्तों आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। मैंने इसमें ऑलरेडी अभी के अभी रजिस्ट्रेशन किया है जिसका आप लोग यहाँ पर प्रिंट भी देख सकते हो। आप लोगों को जो प्रिंट की डेट है वो देखने को मिलेगी। तो यहाँ पर दोस्तों आपके सामने बेसिकली कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा जहाँ पर रेसिडेंट डिटेल में आपको सिलेक्ट के ऊपर क्लिक करना है। इसमें आपको 4 ऑप्शन देखने को मिलेंगे जो कि है पहला रेसिडेंट ऑफ हरियाणा, आपके पास हरियाणा का निवास प्रमाण पत्र है तो आप ये सिलेक्ट करेंगे। परमानेंट एड्रेस इन हरियाणा बट नॉट रेसिडेंट यानी कि आप हरियाणा के अंदर निवास करते हो, वहां पर आपका परमानेंट एड्रेस है बट आपके पास निवास प्रमाण पत्र हरियाणा का नहीं है। तीसरा है नॉन रेसिडेंट ऑफ हरियाणा यानी कि आप हरियाणा के रेसिडेंस नहीं है, वहां के निवासी नहीं है। इसके बाद फोर्थ ऑप्शन अदर नॉट हैविंग परिवार पहचान यानी कि आपके पास परिवार पहचान पत्र या फिर आधार ID नहीं है। तो यहाँ पर दोस्तों क्या हो रहा था, जब ये CET रजिस्ट्रेशन 2021 के अंदर स्टार्ट हुआ था तो इसमें जो आपका पहला, दूसरा, तीसरा ऑप्शन है इसमें काफ़ी सारे कैंडिडेट के पास परिवार पहचान पत्र ID नहीं थी तो वो रजिस्ट्रेशन करने में काफ़ी प्रॉब्लम फेस कर रहे थे। तो ऐसे में जो हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन है उन्होंने ये इसमें फोर्थ ऑप्शन ऐड किया है। मैं आपको यहाँ पर एक बार इसको दिखाता हूँ इन्होंने क्या कहा है। जैसे ही आप यहाँ पर इस पेज पर लॉगिन करते हो, सॉरी होम पेज पर आते हो तो आपको बोला है कि जिनके पास ये तीनों में परिवार पहचान पत्र आधार ID नहीं है वो फोर्थ ऑप्शन सिलेक्ट कर सकते हैं, इसलिए आपको फोर्थ ऑप्शन सिलेक्ट करना है। इस सिलेक्ट करने के बाद आपसे पूछे कि आर यू बोनाफाइड रेसिडेंस ऑफ हरियाणा, क्या आप हरियाणा के स्थायी निवासी है, आपके पास वहाँ का निवास प्रमाण पत्र है। तो आपको अगर है तो यस करना है, नहीं तो आपको नो करना है। यस करने के बाद यहाँ पर आपके सामने आएगा बोनाफाइड रेसिडेंट सर्टिफिकेट नंबर यानी कि जो आपका निवास प्रमाण पत्र का सर्टिफिकेट नंबर है वो यहाँ पर आपको डालना है। इश्यूइंग अथॉरिटी किसके द्वारा आपका सर्टिफिकेट इशू किया गया है, इसमें भी काफ़ी सारे लोगों को प्रॉब्लम आती है। तो बेसिकली यहाँ पर आपको नाम देना होता है उस पोस्ट का जिस पोस्ट के द्वारा ये
आपका सर्टिफिकेट जारी हुआ है। जैसे कि ये सर्टिफिकेट तहसीलदार के द्वारा भी जारी किया जाता है, एसडीएम के द्वारा भी, मजिस्ट्रेट के द्वारा भी। तो जिस भी अधिकारी के द्वारा, अथॉरिटी के द्वारा ये आपका सर्टिफिकेट जारी हुआ है, आपको उस पोस्ट का नाम यहाँ पर देना होगा। जैसे कि नायब तहसीलदार, तहसीलदार और एसडीएम, मजिस्ट्रेट, इनमें से जो भी पोस्ट है उसका नाम यहाँ पर दे दीजिए। बोनाफाइड रेसिडेंट सर्टिफिकेट, जो आपका निवास प्रमाण पत्र है वो आपको अपलोड करना है। फॉर्मेट आपका पीडीएफ का होना चाहिए, अगर इमेज के अंदर है तो उसको पीडीएफ के अंदर कन्वर्ट करके यहाँ पर अपलोड कर दीजिएगा। डेट ऑफ इशू, कब आपका ये सर्टिफिकेट इशू हुआ है वो डेट, मंथ, ईयर आपको यहाँ पर इस तरह से सिलेक्ट करना होगा। इसके बाद दोस्तों जैसे आप फाइल सिलेक्ट करके अपलोड के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये फाइल आपकी अपलोड हो जाएगी। देन आपको यहाँ पर आपका फर्स्ट नेम एंटर करना है, इसके बाद आपको आपका लास्ट नेम एंटर करना है और ये नाम आपको आपकी 10th की मार्कशीट के अनुसार भरना होगा। फिर आपको यहाँ पर आपका फादर नेम एंटर करना है, आपका मदर नेम एंटर करना है। डेट ऑफ बर्थ आपकी क्या हो, डेट ऑफ बर्थ आपको यहाँ पर इस प्रकार से कैलेंडर के ऊपर क्लिक करके सिलेक्ट कर लेनी है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर देखेंगे जेंडर, तो आपको आपका जेंडर सिलेक्ट करना है। जेंडर सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर नीचे आती है नेशनलिटी, आपको इंडियन सिलेक्ट करना है और फिर आपको यहाँ पर टिक करके इन सभी जानकारी को अच्छे से चेक करके नीचे सेव एंड ड्राफ्ट के ऊपर क्लिक करना है। सेव एंड ड्राफ्ट के ऊपर क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। जैसा कि मैंने कहा कि मैंने अपनी जानकारी ऑलरेडी भर ली है, तो यहाँ पर आपको मैरिटल स्टेटस बताना है कि आप सिंगल हो या फिर मैरिड हो। तो जो भी स्टेटस है वो आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना होगा। इसको सिलेक्ट करने के बाद एक्स सर्विसमैन डिटेल में आपको पहले आई हैव रीड दी एक्स सर्विसमैन इंस्ट्रक्शंस, इसके ऊपर टिक करना है। फिर आपको बताना है कि क्या आप एक्स सर्विसमैन हो, अगर हो तो यस कीजिएगा, नहीं तो आपको नो करना है। इसके बाद दोस्तों अगर आप यस करते हो तो आपको इन सभी क्वेश्चन के आंसर आपकी जो सर्विस है उसके अकॉर्डिंग देने हैं। अगर आप फ्रेशर हो तो सिंपली नो कीजिए और यहाँ पर नीचे आ जाइए। फिर आएगा चिल्ड्रन ऑफ एक्स सर्विसमैन डिटेल, तो यहाँ पर भी पहले आपको टिक करना है। टिक करने के बाद आपको बताना है कि क्या आप डिपेंडेंट ऑफ एक्स सर्विसमैन हो, अगर हो तो यस कीजिएगा, नहीं तो आपको नो करना है। नो करने के बाद बाकी के ऑप्शन आपके सामने डीएक्टिवेट हो जाएंगे। फिर आती है आपकी कास्ट कैटेगरी डिटेल, तो जो भी आपकी कास्ट कैटेगरी है वो आपको यहाँ पर क्लिक करके सिलेक्ट करनी है, जो भी आपकी कास्ट है। और यहाँ पर ये करने के बाद आपको आपकी सब कास्ट अगर यहाँ पर देखने को मिल पा रही है तो आपको सिलेक्ट कर लेनी है, नहीं तो यहाँ पर अगर नो रिकॉर्ड फाउंड आता है तो आपको इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ईडब्ल्यूएस डिटेल यानी कि इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, अगर आप हो ईडब्ल्यूएस से तो यहाँ पर यस करना है। यस करते हो तो आपको यहाँ पर इश्यूइंग अथॉरिटी यानी कि किसके द्वारा आपका सर्टिफिकेट इशू किया गया, जैसे कि अभी आपने रेसिडेंस सर्टिफिकेट के अंदर दिया है आपकी अथॉरिटी का नाम, ऐसा ही यहाँ पर आपको देना होगा, उसका सर्टिफिकेट अपलोड करना होगा और कब ये इशू है वो आपको यहाँ पर बताना होगा। अदर डिटेल, अदर डिटेल में यहाँ पर आपसे पूछे कि वुड यू बी अवेलिंग द बेनिफिट ऑफ द रिजर्वेशन पॉलिसी ऑफ गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा इन रिक्रूटमेंट टू ग्रुप सी एंड ग्रुप डी पोस्ट, अगर हाँ तो आपको यहाँ पर यस करना है। अगर आप ये रिजर्वेशन पॉलिसी का फायदा लेना चाहते हो तो आपको यस करना होगा, नहीं तो आपको नो करना है। अगर आप यहाँ पर यस करते हो तो आपको बताना है आर यू वाइफ ऑफ मिलिट्री पर्सनल हु आर डिसेबल्ड वाइल इन मिलिट्री सर्विस, अगर आप ऐसे कैंडिडेट हो तो आपको यस करना होगा, नहीं तो नो करना होगा। इसी प्रकार से आर यू वर्किंग ऑन पोस्ट ऑफ पुलिस पर्सनल एंड प्रिजन पर्सनल, जैसे कि कांस्टेबल, एएसआई एंड अबो, तो अगर आप ऐसे हो तो आपको यस करना, नहीं तो नो कर देना है। इसके बाद विजिबल आइडेंटिटी मार्क ऑन बॉडी, आपकी बॉडी के ऊपर उस निशान के बारे की जानकारी देनी है जो कि परमानेंट हो। तो अगर आपकी बॉडी के ऊपर ढूंढने के बाद भी कोई मार्क नहीं मिलता तभी आप नो मार्क लिखें, नहीं तो आपको आपके मार्क का नाम देना है जहां पर भी आपका परमानेंट मार्क हो। फिर आर यू ग्रैंड चिल्ड्रन या फिर फ्रीडम फाइटर, तो बेसिकली आपको बताना है अगर आप उनके पोते या फिर पोती हो तो आपको यस करना है, नहीं तो नो कर देना है। अगर आप यस करोगे तो आपको फ्रीडम फाइटर का नेम देना होगा, डेट ऑफ इशू देनी होगी उस सर्टिफिकेट की। फिर नीचे आइए, यहाँ पर है हरियाणा एम्प्लॉय, आपसे पूछा कि हैव यू ऑलरेडी वर्क और प्रेजेंटली वर्किंग ऑन एडहॉक, यानी कि क्या आप इनमें से किसी डिपार्टमेंट में काम कर चुके हो या फिर कर रहे हो। अगर आप ऐसे कैंडिडेट हो तो आपको यस करना है, नहीं तो नो कर देना है। यस करोगे तो आपको नीचे बताना होगा कि आपके पास कितने साल का एक्सपीरियंस है। फिर आती है बेंचमार्क डिसेबिलिटी यानी कि विकलांगता, अगर आप हो तो आपको यहाँ पर यस करना है, नहीं तो नो कर देना है। नो करते ही बाकी के सभी ऑप्शन डीएक्टिवेट हो जाएंगे। फिर यहाँ पर दोस्तों नीचे आना है और आपसे पूछा है एलिजिबल स्पोर्ट्स पर्सन ईएसपी, स्पोर्ट्स ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट इश्यूड बाय डिपार्टमेंट ऑफ स्पोर्ट्स एंड यूथ अफेयर्स, अगर आप ऐसे कैंडिडेट हो और आपके पास है सर्टिफिकेट तो आपको यहाँ पर यस करना है, नहीं तो नो कर देना है। इसके बाद दोस्तों नीचे आते हैं, फिर आती है एफआईआर डिटेल, इफ एनी एफआईआर इज लॉज्ड पेंडिंग अगेंस्ट द कैंडिडेट, क्या आपके ऊपर कोई केस दर्ज है, एफआईआर दर्ज है या कोई पेंडिंग है, अगर है तो यस कीजिएगा, नहीं तो नो करना है। अगर आप यस कर रहे हो, आप ऐसे कैंडिडेट हो तो आपको यहाँ पर किस साल के अंदर एफआईआर दर्ज हुई थी वो आपको
बताना है, एफआईआर नंबर देना होगा, एफआईआर लॉज स्टेट बतानी है, कहाँ पर दर्ज हुई थी, डिस्ट्रिक्ट बतानी है, पुलिस स्टेशन का नाम देना है और उसकी फोटोकॉपी भी अपलोड करनी होगी। फिर आता है डिस्क्वालिफिकेशन डिटेल। हैव यू एवर बीन डिस्क्वालिफाइड इन एनी गवर्नमेंट रिक्रूटमेंट, क्या आप किसी गवर्नमेंट में रिक्रूटमेंट में डिस्क्वालीफाई किए गए हो किसी भी रीजन से? अगर हाँ तो आपको यस करना है, यस कर रहे हो तो आपको उसकी डिटेल्स भी देनी होगी कि क्या वहाँ पर हुआ था। एज रिलैक्सेशन यानी कि जो आयु सीमा के अंदर छूट मिलती है, क्या आप वो चाहते हो? छूट SC/ST कैंडिडेट को मिलती है 5 साल की और OBC को मिलती है 3 साल की। तो यहाँ पर आपको ये पहले तो एज के नीचे टिक करना है कि आपको चाहिए या फिर नहीं चाहिए। फिर साथ ही आप यहाँ पर देखेंगे इंटरेस्टेड जॉब कैटेगरी, आपको यहाँ पर 3 ऑप्शन देखने को मिलेंगे, ग्रुप सी, ग्रुप डी एंड दोनों। तो अगर आप दोनों पर इंटरेस्टेड हो तो आपको यहाँ पर दोनों सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद आपको यहाँ पर नीचे टिक करना है और टिक करने के बाद यहाँ पर नीचे आपको सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना होगा। जैसे आप इसके ऊपर क्लिक कर देंगे तो आप यहाँ पर स्टेप 3 के ऊपर आ जाएंगे। स्टेप 3 पर आने पर आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी आपके एड्रेस की जानकारी। तो आपको परमानेंट एड्रेस यहाँ पर फिल कर देना है, आपकी ID के अकॉर्डिंग पिन कोड डालना है, स्टेट यहाँ पर आपको सिलेक्ट कर लेनी है, डिस्ट्रिक्ट आपकी जो भी है वो डिस्ट्रिक्ट आपको सिलेक्ट करनी होगी, आपकी ईमेल आईडी यहाँ पर एंटर करके आपको अभी उसको वेरीफाई यहीं के यहीं करना है। आप जैसे ही यहाँ पर ईमेल आईडी वेरीफाई एंटर करेंगे तो यहाँ पर आपकी इस ईमेल के ऊपर एक OTP जाएगा, वो OTP डाल करके आपको यहाँ पर इसको वेरीफाई करना होगा। इसके बाद आपको इस सेक्शन के अंदर आपकी क्वालिफिकेशन की डिटेल भी देनी है। तो यहाँ पर दोस्तों बेसिकली आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस होगा जो कि है ऐड एजुकेशन डिटेल का। तो आपको यहाँ पर इसके ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा। यहाँ पर आपको एजुकेशन में सबसे पहले 10th सिलेक्ट करना है। 10th सिलेक्ट करने के बाद में यहाँ पर आपको रिजल्ट स्टेटस में बताना कि पास कर लिए हो या फिर अभी आप 2021 के अंदर कर रहे हो। तो मैं यहाँ से पास सिलेक्ट कर लेता हूँ। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपके सामने आएगा आपका स्टेट बोर्ड। तो आपका हरियाणा स्टेट बोर्ड है या फिर CBSE या फिर अदर बोर्ड है, तो जो भी है वो यहाँ पर आप सिलेक्ट कर लीजिएगा। जैसे कि मैंने यहाँ पर अदर बोर्ड सिलेक्ट किया तो फिर आपको अदर बोर्ड सिलेक्ट करने का ऑप्शन यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। ये सिलेक्ट करने के बाद दोस्तों यहाँ पर नीचे आता है ग्रेडिंग सिस्टम। अगर है तो आपको बताना होगा नॉन CGPA हो या फिर CGPA हो, यानी कि अगर आपके नंबर परसेंटेज के अंदर है तो आपको नॉन CGPA सिलेक्ट करना होगा। फिर आपको डेट ऑन मार्कशीट यानी कि कब आपकी मार्कशीट इशू हुई है वो डेट, ईयर और आपको मंथ यहाँ पर सिलेक्ट करना होगा कैलेंडर के ऊपर क्लिक करके। साथ ही आपको यहाँ पर मार्कशीट नंबर देना है, आपका 10th का रोल नंबर देना है, कितने नंबर आपको आए थे वो यहाँ पर आपको लिखना है और कितने में से आए थे वो यहाँ पर आपको डाल देना है। परसेंटेज यहाँ पर आपको लिखनी होगी जो भी आपकी परसेंटेज थी। फिर आपको 10th का सर्टिफिकेट अपलोड करना है जिसका फॉर्मेट PDF होना चाहिए और साइज 500 KB से कम, और आपकी फाइल नेम जो भी मार्कशीट है उसमें ये सब वर्ड का इस्तेमाल आप न कीजिएगा, नहीं तो वो अपलोड नहीं हो पाएगी। जैसे ही आप यहाँ पर चूज फाइल के ऊपर क्लिक करेंगे और सेव डिटेल करेंगे तो ये आपकी फाइल यहाँ पर सेव हो जाएगी। और इसके बाद दोस्तों आपको ये जो जानकारी है 10th की वो यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो मैंने ऑलरेडी दे दी है। सेम वे में आपको यहाँ पर दोबारा से ऐड एजुकेशन डिटेल के ऊपर क्लिक करना है। इसके बाद आपको यहाँ पर क्वालिफिकेशन में 12th सिलेक्ट करना है और उसकी बाकी की जानकारी सेम वे में भरनी है जैसे कि अभी आपने 10th की भरी है, कोई भी जानकारी अलग नहीं होगी। आपको यहाँ पर आपका बोर्ड सिलेक्ट करना है। इसके बाद ग्रेडिंग सिस्टम बताना है, अगर आपके नंबर परसेंटेज के अंदर थे तो नॉन CGPA सिलेक्ट कीजिएगा। आपकी मार्कशीट की डेट देनी है, मार्कशीट नंबर देना है, रोल नंबर देना है, कितने नंबर आए थे वो यहाँ पर लिखना है, कितने में से आए थे वो यहाँ पर देना है, परसेंटेज यहाँ पर, और यहाँ पर फिर 12वीं की मार्कशीट अपलोड करके सेव डिटेल के ऊपर जैसे ही आप क्लिक कीजिएगा तो आपकी ये जानकारी यहाँ पर नीचे सेव हो जाएगी। इसी प्रकार से आप ऐड एजुकेशन डिटेल के ऊपर क्लिक करके यहाँ पर अगर आपने ग्रेजुएशन की है उसकी जानकारी भी दे सकेंगे। आपको यहाँ पर ग्रेजुएशन सिलेक्ट करना होगा और इसको सिलेक्ट करने के बाद में आप यहाँ पर आपका जो स्टेटस है वो आपको सिलेक्ट करना होगा, यूनिवर्सिटी का नाम देना होगा कि कहाँ से की है, और बाकी की जानकारी सेम है जैसे कि अभी आपने 10th 12th की जानकारी भरी है। तो यहाँ पर दोस्तों जो भी क्वालिफिकेशन आपके पास है वो सभी क्वालिफिकेशन की जानकारी आपको यहाँ पर सेव कर देनी है। सेव करने के बाद यहाँ पर नीचे आपसे पूछा कि क्या आपने 10वीं के अंदर वन ऑफ सब्जेक्ट हिंदी या फिर संस्कृत पढ़ा है। ये कंपलसरी है, अगर आप अन्य स्टेट से इसमें अप्लाई करना चाहते हैं या फिर हरियाणा से भी, तो आपने 10वीं के अंदर या तो संस्कृत या फिर हिंदी वन ऑफ सब्जेक्ट पढ़ा हो। तो यहाँ पर यस कीजिए और यस करने के बाद नीचे टिक कर दीजिए और देन आपको सेव ड्राफ्ट के ऊपर क्लिक करना है। अब यहाँ पर ये जानकारी आपकी सेव हो जाएगी। मैं इसको क्लोज कर देता हूँ। क्लोज करने के बाद आपको फोटो एंड साइन यहाँ पर अपलोड करना है। तो सबसे पहले यहाँ पर आपको अपलोड लेटेस्ट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ ये सिलेक्ट कर लेना है। फिर जहाँ पर भी आपका फोटो है वो फाइल सिलेक्ट कीजिए और यहाँ पर अपलोड कर दीजिए। फॉर्मेट JPG का रहना चाहिए और साइज 500 KB से कम हो तो आपका फोटो यहाँ पर आ जाएगा। सेम वे में आपको यहाँ पर दोबारा से अपलोड स्कैन सिग्नेचर फाइल सेलेक्ट करनी
करनी है, फिर आपको सिग्नेचर सेलेक्ट करना है और यहाँ पर जैसे आप उसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपका फोटो आ जाएगा। फिर आपको यहाँ पर नीचे टिक करना है और सेव एंड ड्राफ्ट के ऊपर क्लिक करना है। अब आपके सामने यहाँ पर स्टेप 5 आ चुका है जो कि है सोशियो इकोनॉमिक क्राइटेरिया। तो यहाँ पर आपको कहा है कि एनी पर्सन फ्रॉम अमोंग द एप्लीकेंट फादर मदर स्पाउस ब्रदर एंड सन इज वाज और ही हैज बीन ए रेगुलर एम्प्लॉय इन एनी, यानी कि क्या आपके पिता माता पत्नी भाई बेटा रेगुलर एम्प्लॉय थे इनमें से किसी डिपार्टमेंट के अंदर या बॉडी के अंदर जो यहाँ पर मेंशन की गई है हरियाणा स्टेट के अंदर या फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर। अगर आप ऐसे कैंडिडेट के भाई बहन पति पत्नी हो तो आपको यहाँ पर यस करना है, नहीं तो नो कर देना है। अगर आप यस कर रहे हो तो आपको बताना है स्टेट ऑफ एम्प्लॉयमेंट, यानी कि कौन सी स्टेट के अंदर एम्प्लॉयड थे, एम्प्लॉयमेंट स्टेटस बताना है, रेगुलर था प्राइवेट था, एम्प्लॉय कोड बताना होगा, कब जॉब ज्वाइन की थी वो डेट बतानी है, कब रिटायरमेंट लिया वो डेट बतानी है, पेंशनर सीपीएफ आईडी देनी होगी। इसके बाद ऑर्गेनाइजेशन टाइप आपको सिलेक्ट करना होगा, उस ऑर्गेनाइजेशन का नाम यानी कि कंपनी या फिर उस जहां पर भी काम करते थे उसका नाम देना होगा, किस पोस्ट पर काम करते थे वो आपको यहां पर बताना होगा यानी कि लिखना होगा। फिर यहां पर आता है 2 पॉइंट इज एप्लीकेंट ए विडो, यानी कि क्या एप्लीकेंट विधवा है, अगर है तो यस कीजिएगा, नहीं तो आपको नो करना है। अगर आप यस करते हो तो आपको सर्टिफिकेट नंबर, इश्यूइंग अथॉरिटी, इश्यूइंग डेट और जो विडो सर्टिफिकेट है वो भी अपलोड करना होगा। तीसरा सवाल है कि इस फादर ऑफ कैंडिडेट इज डिकेज्ड, यानी कि जो कैंडिडेट इस फॉर्म को भर रहे हैं क्या उनके पिता की मृत्यु हो चुकी है, अगर हाँ तो यस कीजिए, नहीं तो आपको नो करना है। इसके बाद दोस्तों पूछा कि इफ द एप्लीकेंट बिलोंग टू सच, यानी कि क्या आप इन जाति से बिलोंग करते हैं हरियाणा की जो यहाँ पर दी गई है, तो आपको यस करना है, नहीं तो नो कर देना है। यस करोगे तो सर्टिफिकेट नंबर देना होगा, इश्यूइंग अथॉरिटी देनी होगी, डेट देनी होगी और सर्टिफिकेट को भी अपलोड करना होगा। अब आता है 5 पॉइंट जहां पर पूछा है कि इज एज रिलैक्सेशन रिक्वायर्ड फॉर वर्क एक्सपीरियंस, जो वर्क एक्सपीरियंस होता है क्या उसके लिए आपको आयु सीमा के अंदर छूट चाहिए, अगर हाँ तो यस कीजिए, नहीं तो आपको नो करना है। अगर आपके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है तो सिंपली यहाँ पर नो कर दीजिएगा और इसके बाद आपको इस पॉइंट को वर्क एक्सपीरियंस को भी खाली छोड़ देना है। प्लेस ऑफ सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन, कहाँ से आप लोग इस फॉर्म को भर रहे हैं तो उस जगह का नाम यहाँ पर दे दीजिए और फिर यहाँ पर आपको टिक करना है। टिक करने के बाद नीचे आपको सेव ड्राफ्ट के ऊपर क्लिक करना है। सेव करने के बाद में यहाँ पर दोस्तों आपके सामने नीचे देखने को मिलेगा फाइनल सबमिट का लिंक, आपको फाइनल सबमिट के ऊपर क्लिक करना है। उसके ऊपर क्लिक करने के बाद दोस्तों आपके सामने आपके फॉर्म का जो प्रिंट का सेक्शन है स्टेप 6 वो आ जाएगा। आपको यहाँ पर स्टेप 6 के ऊपर आना है और इसके ऊपर आने के बाद आप यहाँ पर देखेंगे डाउनलोड एप्लीकेशन फॉर्म, आपको इसके ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपके सामने आपके फॉर्म का प्रिंट आ जाएगा, ये आपको पीडीएफ के रूप में सेव कर लेना है। इसको सेव करने के बाद में बोला है अपलोड एप्लीकेशन फॉर्म, तो जो आपने अभी एप्लीकेशन फॉर्म सेव किया है इसकी पीडीएफ फाइल आपको यहाँ पर अपलोड करनी है। तो चूज फाइल के ऊपर क्लिक कीजिए और जहाँ पर भी आपकी फाइल है वो यहाँ पर सिलेक्ट करके अपलोड कर दीजिए। तो चलिए मैं यहाँ पर आपको दिखाता हूँ इसको अपलोड करके। तो यहाँ से मैं इसको अभी आपके सामने लाइव दिखाता हूँ। तो यहाँ पर दोस्तों आपको आपकी फाइल का नेम यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। आपको यहाँ पर नीचे टिक करने के बाद में ऐड डॉक्यूमेंट के ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पर आपके सामने स्टेप 6 आएगा, आपको यहाँ पर टिक करना है और मेक पेमेंट के ऊपर क्लिक करना है। मेक पेमेंट के ऊपर क्लिक करने के बाद आपके सामने आएगा यहाँ पर बेसिकली आपको पेमेंट के पेज पर ट्रांसफर किया जाएगा। मैंने अभी भी ट्राई की थी इसलिए मुझे थोड़ी देर वेट करना होगा। तो आपकी यहाँ पर जैसे ही फीस जमा हो जाएगी आप अपने फॉर्म का फाइनल प्रिंट आउट प्रिंट एप्लीकेशन के ऊपर क्लिक करके ले पाएंगे। अगर आपकी फीस बैंक अकाउंट से कट हो जाती है और फिर भी अपडेट नहीं होती तो आपको यहाँ पर इसके ऊपर क्लिक करना है, जो लिंक आपको यहाँ पर देखने को मिल पा रहा है। देन आपको यहाँ पर आपकी जो रजिस्ट्रेशन आईडी है वो देनी है, मोबाइल नंबर देना है, नाम देना है, जो जीआरएन नंबर आपको मिला वो देना है और रिमार्क्स आपको देना होगा। फिर यहाँ पर आप कंसर्न रेज करके आपकी फीस का स्टेटस जान सकते हैं। तो इस प्रकार से आप लोग HSSC CET रजिस्ट्रेशन 2022 को कर पाएंगे। आई होप ये प्रोसेस आपको पसंद आया होगा। अगर आपका कोई भी सवाल कोई डाउट रह गया है तो आप कमेंट के माध्यम से पूछ लीजिएगा। एंड इस वीडियो के लास्ट में मैं आपसे कहना चाहूंगा कि आप इस वीडियो को लाइक शेयर और आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञानदेव होस्ट को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर ले। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।